FM 88.8, the voice of Spiti. जूले नमस्ते एंड टशी दिलिक। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए पॉडकास्ट में। मैं हूं आरजे दासल और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ स्पीति 88.8 FM, कम्युनिटी एट हार्ट, रेडियो एट हैंड। आज हम बात करेंगे स्पीति घाटी में आइस हॉकी के बारे में। आइस हॉकी स्पीति घाटी में न सिर्फ एक खेल है बल्कि यहाँ के लोगों के लिए जुनून, परंपरा और एक पहचान बन चुका है। सर्दियों में जब तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तब यहाँ पूरी घाटी बर्फ़ की चादरों से ढक जाती है। तब यही बर्फ़ यहाँ एक नेचुरल ग्राउंड बन जाती है और जहाँ यहाँ के युवा खिलाड़ी अपने सपनों को पंख देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इतनी ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों में आइस हॉकी कैसे खेली जाती है और ये खेल यहाँ के युवाओं के जीवन को कैसे बदल रहा है और स्पीति में आइस हॉकी का भविष्य कैसे दिखता है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं श्री कुंगा तंडुप जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं आइस हॉकी एसोसिएशन लाहौल एंड स्पीति के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइस हॉकी स्पीति में कैसे शुरू हुआ और इसके शुरुआती दौर कैसे कैसे रहे हैं सर? पीति सामल जुले। शुरुआत में मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ज्ञान सागर जी और जीवन सरनेगी जी, जो हमारे एडीसी और एसडीएम सर थे उस टाइम। तो उनके बदौलत ही ये चीज़ शुरू हो पाया। और उसके अलावा मैं थैंक यू करना चाहूँगा मेरा एक दोस्त संजीवन। हाँ जी सर। हम दोनों नार्पा फेलोशिप में उस टाइम लद्दाख में थे और उसी ने ही लद्दाख वुमेन्स आइस हॉकी फाउंडेशन, जो हमें स्टार्टिंग में कोच चाहिए था। हाँ जी सर। और कोच बेशक हमारे नॉन दोस्त बहुत थे लद्दाख में, लेकिन हम इंडिविजुअली अगर बोलें कि आइस हॉकी प्लीज़ तुम स्पीति में कराओगे करके या सिखाओगे, तो वो लोग बोलते थे कि अगर स्पीति में स्टार्ट हो गया तो हमारा लद्दाख का क्या होगा करके। बिल्कुल सर। या उनको लगता था कि इंडिया की टीम में हमारा पता कर जाएगा करके। हाँ जी सर। तो कभी भी किसी ने भी हाँ नहीं किया। तो वो संजीवन की बदौलत जिसने लद्दाख वुमेन्स टीम को मनाया और उनको एहसास दिलाया कि ये स्पोर्ट सिर्फ लद्दाख में सीमित नहीं रहना चाहिए, ये पूरे इंडिया में ग्रो होना चाहिए करके। तो उसी की देन है जिसके कारण ये शुरुआत हो पाई है। ओके सर। तो कोई कौन से ईयर से ये स्टार्ट हुआ? और 2019 में उस टाइम लद्दाख वुमेन्स आइस हॉकी ने हम 3 कोच भेजे थे। ओके सर। एक आज रिंगचिन थी, एक आज छुत्सो और आज ट्रशी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसे हम सबको पता है कि काज़ा दुनिया के सबसे ऊंचे नेचुरल आइस रिंक में से एक है और जब तापमान -20 डिग्री या उससे भी नीचे चला जाता है तब आप और आपकी टीम आइस रिंक की बर्फ़ को सही स्थिति में रखने के लिए किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सर? चुनौतियाँ तो बहुत आती है, लेकिन फर्स्ट ईयर हम काफ़ी फॉर्चून थे। ओके सर। इवन दो हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन बोलते ना जब होना होता है तो पूरी कायनात साथ देती है। बिल्कुल सर। तो उस टाइम अर्ली दिसंबर में बर्फ़ पड़ गया और बर्फ़ पड़ने के बाद क्या हो गया कि जो ग्राउंड, हाँ जी सर, वो पूरा वाइट हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के कारण बर्फ़ आसानी से टिक जाता है। और उसके कारण फर्स्ट ईयर में हम हफ्ता या 10 दिन में हमने रिंग तैयार कर दिया था और रिंग का कंडीशन इतना प्यारा था। उसके बाद नो डाउट अगले साल से इतने चैलेंजेस हुए। जैसे एक बार क्या हुआ कि पूरा हफ्ते हमने पूरा लेयर बना दिया था। ओके सर। और जैसे ही लगा कि अब तो बस 5-10 दिन में पूरा रिंग बन जाएगा, अगले 2-3 दिन में पूरा आइस गायब हो गया, बिल्कुल सूख गया पूरा रिंग। तो ऐसा 2-3 साल हुआ जिसमें हमें महीना-1.5 महीना लग गया एक रिंग को तैयार करने में। तो ऐसी चुनौतियां आ रही है। तो हम इसी को टैकल करने के लिए अब फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि हर एक जोन के पास एटलीस्ट शेड हो, है ना, ताकि छाया जैसा हो। तो उसके लिए बजट और बाकी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो जैसे आपके यहाँ एक व्यवस्था है सर कि जिसमें 12 गांव के क्लब हैं, वो 1 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद जो 4 जोन्स की टीम है वो उनकी फॉर्मेशन होती है। तो सर, आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि लोसर या उससे भी दूर दराज के गांव हैं उनके बच्चों को भी वैसी फैसिलिटी या सुविधाएं मिले जो काज़ा के बच्चों को मिल रही है सर? तो इसको बताने से पहले मैं रॉयल एनफील्ड को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ओके सर। और रॉयल एनफील्ड से पहले मैं नेशनल टीम कैसे हमने सबसे पहले 2021 में नेशनल कराया स्पीति में। और उसमें 30 दिन का डेवलपमेंट कैंप था वुमेन्स का, और उसके बाद सीनियर मेंस का नेशनल टीम मैच हुआ और सीनियर वुमेन्स का भी नेशनल हुआ। तो उसके बाद हम स्पीति इतना पॉपुलर हो गया, IHF तक हमारे वीडियोस कंटेंट घुसने लगे, है ना। तो उसके बाद रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी लद्दाख में फंडिंग कर रही थी। उनका एक सोशल मिशन है। तो उसमें वो CSR फंडिंग देती है जैसे इस तरह के इवेंट्स के लिए ना। तो लद्दाख के लिए वो ऑलरेडी फंड कर रही थी।
तो उन्होंने खुद डायरेक्टली एसोसिएशन को अप्रोच किया और फिर ये सारा कुछ उसके बाद धीरे धीरे ग्रो हुआ। जैसे मैं बात करूं अभी इस साल जोनल कोचेस का, तो हम पहले तो हमारे पास बजट नहीं था, हम थोड़ा बहुत स्केट्स दे पाते थे। तो अब जब रॉयल एनफील्ड आई है तो हमने पिछले साल लास्ट ईयर हमने बजट में रखा कि हम हर एक जोन के लिए एक स्पेशल कोच रखेंगे जो इंडिया टीम को खेल चुका होगा, रिप्रेजेंट कर चुका होगा एटलीस्ट, है ना, और वो फ्यूचर कमिटमेंट देने के लिए तैयार होकर के। तो इसमें 4 कोचेस को बुलाया हमने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इस बार एक ही कोच आ पाया। तो अगले साल से चारों जोन में एक महीने का प्रॉपर ट्रेनिंग होगा। ये मतलब 4 कोचेस नेशनल लेवल के आएंगे। ओके, थैंक यू सर। तो स्पीति कप जो आप ऑर्गेनाइज कराते हो हर विंटर्स में, तो ये एक कम्युनिटी ओन्ड कंपटीशन है सर। तो इसमें जो लोकल फैमिलीज़ हैं और जो आपके स्थानीय जो वॉलंटियर्स हैं, उनका जो इस विंटर्स में भागीदारी क्या रहती है सर? मैं तो बोलता हूँ बिना कम्युनिटी के तो ये आइस हॉकी कभी स्टार्ट ही नहीं होना था। बिल्कुल सर। जब फॉर एग्जांपल काजा में नो डाउट चलो एडमिनिस्ट्रेशन और एसोसिएशन कर लिया, पर उसके बाद बाकी क्लब्स, हम हर जगह तो फंडिंग दे नहीं रहे थे, तो वो सारा काम कर रहा था गांव वाले और जो वॉलंटियर्स यूथ है। यूथ ने बिना किसी उसके फ्री में दिन रात एक किया है। ओके सर, बिना फंड के हम कोई फंड नहीं देते थे उनको, है ना। और रही बात पेरेंट्स, तो जब भी बर्फ पड़ती है तो 30 बाय 60 का ग्राउंड होता है, उस बर्फ को हटाना 2-4 बंदों की बस की बात नहीं है। तो उसमें पूरा गांव वाले आए, खासकर मैं बोलता हूँ सगनम हो गया, लालुंग हो गया और लोसर हो गया, यहाँ के गांव वालों को तो मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जब जरूरत पड़ा ना क्लब वालों को, तब पूरा गांव इकट्ठा हो गया आया है। ओके सर। तो बिना इसके तो नहीं होने वाला था। और उसके अलावा मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा, जैसे हम स्पीति कप कराते थे, तो एक साल क्या हुआ कि हम हर एक जोन के क्लब्स को बोलते थे कि तुम अपना खाना बनाने वाला लाओ, ताकि तुम अपने बच्चों को खुद खिला सको। बेशक हम वो दे देंगे, स्टॉल दे देंगे, फूड टूर्नामेंट, तो अपने जोन को खुद खाना खिलाओ करके। ओके सर, ठीक है। तो क्या हुआ कि लोसर से उस टाइम पेरेंट्स आए और हम 80 रुपये देते थे पर प्लेट लंच का ना। तो उन्होंने क्या करना कि हर रोज मटन, चिकन, बासमती चावल, है ना, ऐसे खिलाते थे। तो हमने एक दिन पूछा कि यार आप लोग तो बड़ा महंगा चला, हम तो 80 रुपये ही देंगे, देख लेना करके। तो बोलता है यार हमारे तो बच्चे, बोलता है हमारे बच्चे अच्छा खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, है ना, तो आधा पैसा हमारे जेब से जाए, हमें कोई दुख नहीं है करके। तो ऐसा मतलब कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिसके कारण मुझे लगा कि नहीं यार, है ना, हमारा कम्युनिटी बहुत अच्छा है, इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है इसमें। हाँ जी सर। तो प्रॉपर जो डाइट है, जो प्रोटीन रिच डाइट है, उसका मतलब काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। हाँ जी। थैंक यू सर। तो जब से यहाँ आइस हॉकी का विस्तार हुआ है, खासकर लाहौल स्पीति में, तब से जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में महिलाओं को लेकर कम्युनिटी का जो परसेप्शन है, जो कम्युनिटी का जो देखने का तरीका है, उसमें क्या बदलाव आया है सर? मैं तो बोलता हूँ कि वैसे तो मैंने आज तक कभी फील नहीं किया, क्योंकि शुरुआत ही हमने महिलाओं से किया था। ओके सर। कोचिस महिलाएं आई थी, और जब आचे रिंचिन, छोत्सो और आचुटाशी का जब मूव्स, उनका स्किल्स जब उन्होंने देखा लोगों ने, तो मुझे नहीं लगा कि उसके बाद कोई रहा कुछ कि महिलाएं नहीं खेल सकती या ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है या इस तरह का, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब उस ट्रेनिंग सेशन को केटर किया, बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाया, है ना। और उसमें लड़के भी थे, नो डाउट, ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां थी, बच्चे लड़का लड़कियां दोनों थी। तो उस शुरुआत ही ऐसे हुआ कि मुझे नहीं लगा कि इवन दो हम प्रैक्टिस के टाइम में मिक्स मैचेस कराते हैं, है ना, लड़कियों को भी लड़कों से खिलाते हैं, पर स्टिल मतलब पेरेंट्स मौजूद होते वहाँ पे, है ना। फिर भी कभी भी मतलब मुझे कभी फील नहीं हुआ कि कोई गलत वे से इसको ले रहा है। ओके सर, है ना। तो शुरुआत ही बहुत अच्छे उससे हुई। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसे जो हमारे इस लाहौल स्पीति क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, अपनी जो हाई एल्टीट्यूड लंग कैपेसिटी के लिए जाने जाते हैं और जो रेजिलेंस है उनमें, उनके लिए जाने जाते हैं। तो जो प्लेन्स से, जो मैदान से खिलाड़ी आते हैं उनमें और जो हमारे स्पीति के खिलाड़ी हैं उनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं सर? ये बहुत फास्ट पोस्ट है और इसमें रैपिड चेंजेस होता है प्लेयर्स का ना। हाँ जी। तो अगर आप 3 मिनट भी टिक जाओ रिंग में कंटिन्यू, ओके सर, तो बहुत अच्छा स्टेमिना माना जाता है। तो जब मैंने स्पीति कप में देखा कि हमारे कुछ बेल्ट के बच्चे जैसे पिन वैली के और ये लालुंग साइड के, तो उनमें काफ़ी रेजिलेंस है, उनमें काफ़ी स्टेमिना है। तो वो लोग 5-5, 10-10 मिनट तक कंटिन्यू मैच खेल सकते हैं, इवन बाहर आओ बोलते हैं तब भी नहीं आते हैं, है ना। तो अब रही बात तेलंगाना, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल हमारा जब हुआ, तो उस टाइम मैंने स्टार्टिंग में नोटिस किया कि तेलंगाना के 1-2 लड़कियां मान लो अच्छा था, उनका स्टेमिना अच्छा था, बाकी लड़कियां रैपिड चेंज करते हैं, 1 मिनट हुआ नहीं कि फिर चेंज, 1 मिनट, उससे टीम में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जितना आपका लंग कैपेसिटी और स्टेमिना और वो होगा, तो आपका टीम उतना मजबूत है होगा, ताकि उसमें खेल में कंटिन्यूटी बनी रहे। जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई होगी वो आप प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और स्पेशली जब पक मूवमेंट,
आपका खुद डेंजर जोन में होता है ना, और उस टाइम अगर टीम चेंज करने लग गया तो फिर एक प्लेयर कम हो गया, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आप गोल खाओगे। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसे आइस हॉकी के अलावा जैसे अन्य शीतकालीन खेल है जिसमें एक स्पीड स्केटिंग भी आती है, तो आइस हॉकी तक सीमित ना रहकर आपने इस टूर्नामेंट में जो स्पीड स्केटिंग को भी शामिल करना क्यों ज़रूरी समझा सर? स्पीड स्केट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, हाँ जी, हाँ जी सर, और इसमें बहुत सारे स्कोप है। आज तक स्पीड स्केट को रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो महाराष्ट्र कर रहा है, जो महाराष्ट्र की टीम हमेशा ले जाती है। अगर आप खेलो इंडिया में देखोगे तो स्पीड स्केट का ज़्यादातर अवार्ड, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज महाराष्ट्र, और इवन ओलंपिक्स में रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब महाराष्ट्र से। ओके, और विंटर हमारे पास हो गए, और विंटर स्पोर्ट्स वो लोग खेल रहे हैं, है ना, तो क्यों ना हम खेले। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे हिमाचल से आज भी अगर स्पीड स्केट में पार्टिसिपेशन जिनका हो रहा है, उन बच्चों को अगर यहाँ लाया जाए स्पीति में, और हमारे बच्चों के साथ खिलाया जाए, उनको कंपटीशन कराया जाए, तो मैं बोलता हूँ कि स्पीड स्केट बिना जूते पहने भी हम अपने आइस हॉकी जूते से भी उनको हरा देंगे। ओके सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ आइस हॉकी ही डेवलप कर पाए स्पीति में, स्पीड स्केट अभी तक हमने शुरुआत नहीं कर पाए। बेशक अभी फिलहाल छोटा मोटा हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ताकि बच्चों को ना छूटे, लेकिन स्टिल मैं होप करता हूं कि अभी सुनने में आया कि लाहौल ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पीड स्केट का बॉडी बना दिया। ओके सर, तो अगर जल्द ही मैं देखूंगा कि यहाँ स्पीति में भी होपफुली कुछ ऐसा हो। ओके सर, ताकि जो प्रॉपर स्पीड स्केट में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, खेलो, स्पेशली खेलो इंडिया में। ओके सर, पार्टिसिपेट करे, जो नेशनल में भी रिप्रेजेंट करे। हाँ जी, चलो सर, यही उम्मीद रहेगी सर। तो जैसे पहले सर्दियों में काजा क्षेत्र, खासकर से जो हमारा स्पीति क्षेत्र है, वो मतलब अलग थलग हो जाता था रेस्ट ऑफ द कंट्री से। तो आइस हॉकी ने विंटर स्पीति को पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए खोलने में कितनी भूमिका निभाई है सर? अब विंटर्स की बात करें तो जैसे ये विंटर पर्यटन की, तो जब नेशनल हुआ था तो हमारे लद्दाख से कम 2-3 टीम आई थी, और फिर 30 दिन का डेवलपमेंट कैंप हुआ था जिसमें 60 कर लड़कियां अलग से थी, प्लस उसके अलावा तेलंगाना, राजस्थान से प्लेयर्स आए थे। तो मैं बोलता हूँ कि उस दौरान हर एक हमने करीबन 10 के 12 होम स्टेज में रखा था उनको ना, एडजस्ट किया था। तो हर एक होम स्टे ने कम से कम 60-70 हज़ार, 1 लाख 20 हज़ार ऐसा उन्होंने सिर्फ एक महीने में कमाया, है ना। और उसके अलावा एक बार क्या हुआ कि जैसे महाराष्ट्र से बहुत लोग ऐसे आ रहे कि 1 महीने के लिए या आधा दिन के लिए 20 बच्चे, 15 बच्चे ऐसा आना चाहते हैं जो स्पीति में आइस हॉकी सीखना चाहते हैं या स्पीड स्केट सीखना चाहते हैं, शॉर्ट कोर्सेज। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जैसे इस साल एक लड़की आई जो स्टार्टिंग से आने चाहती थी, है ना, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं आ पाई, लेकिन लास्ट के 10-15 दिन में वो बैठ के गई। तो इस तरह के मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे और ग्रो होगा, अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट ना। बिल्कुल सर। सर, जब आपने स्पीति कप की शुरुआत की तो इसका मोटिव क्या था, और आगे इन फ्यूचर आप इस कप के लेवल को किस तरह से देखते हो सर? हमने बेशक नेशनल उस टाइम 2 बार करा दिया था, लेकिन उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारा खुद का एक कप होना चाहिए। बिल्कुल सर। जिसके थ्रू हम अपने जैसे हिमाचल टीम को कैसे बनाना है या उसका सिलेक्शन हम किस बेसिस पे करेंगे, तो वो कप, इसीलिए वो स्पीति कप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और जैसे हमने रॉयल इनफील्ड से फॉर एग्जांपल अभी भी हम बात करते हैं कि रॉयल इनफील्ड टाइटल मांगती है कभी स्पीति कप के लिए ना, तो हमने टाइटल देने से मना कर दिया, क्योंकि ये हमारे लिए एक बच्चा है जिसको हम किसी और का नाम नहीं कर सकते। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो सर, जैसे स्पीति से या किसी हिमाचल की टीम से किसी भी खिलाड़ी ने सर अभी तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय किसी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है सर? हाँ, अभी तक हमारे एक जो लड़की है वो साल्डोन, उन्होंने तो 3 बार इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है। ओके सर। और आज वो ITBP ज्वाइन भी कर चुकी है, लद्दाख ITBP में ना। और उसके अलावा 2 लड़कियां और है ना, जिन्होंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया। और उसके अलावा अंडर 18 में 4 लड़कों ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। और इस साल अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते थे, एग्जाम के कारण वो नहीं कर पाए, बोर्ड ट्रायल। हाँ, तो ट्रायल नहीं दे पाए। तो अब होपफुली शायद जिंदी सर अगर मान गए तो ओके सर, तो नहीं तो हमारे पास बहुत अच्छा चांस था, 8 से 10 लड़के सिलेक्ट हो सकते थे इस बार इंडिया टीम में। थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसे हमने स्पीति की बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए देखा है सर, तो स्पीति के किसी खिलाड़ी को सर आप विंटर ओलंपिक में देखने का सपना कितना
कितना दूर है सर हमारे लिए अब? विंटर ओलंपिक थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि हम अभी मैं बताऊं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी एलिजिबल नहीं है। हम अभी एशिया ओशियाना चैंपियनशिप खेलते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलता है जैसे चाइना हो गया, आपका कनाडा हो गया, यूएसए हो गया ना, ये कंट्रीज खेलती है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप। जिस दिन हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उस दिन हम ओलंपिक खेलने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो हमने एक रॉयल एनफील्ड ने लास्ट ईयर एक रोड मैप बनाया था। ओके सर। तो उस रोड मैप में ये था कि 2042 ओके सर। में हम ओलंपिक्स भी यहाँ कराएंगे, इंडिया में ही होस्ट करेंगे आइस हॉकी का, और आइस हॉकी हम खेलेंगे और उसको जीतेंगे भी करके। ओके सर। तो बेशक वो वेग है पर हाँ कोशिश बिल्कुल सर, कोशिश। तो सर जैसे अंडर 14 चैंपियनशिप की बात करें तो पिछले 2 सालों से लगातार आप करवा रहे हैं सर, जो आपकी एसोसिएशन है वो करवा रही है। तो जो लास्ट विंटर और इस विंटर में सर आपको डिफरेंसेस और इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या देखने को मिले हैं सर? बहुत। ओके सर। अंडर 14 स्टार्ट करना बहुत हमारे लिए मतलब अच्छा साबित हुआ। और बेस्ट पार्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर चलो ऐसा लगा कि जानबूझ के बच्चों को हम खिला रहे हैं या पार्टिसिपेट करा रहे हैं, है ना, फॉर द सेक ऑफ द टूर्नामेंट। पर इस साल देखा कि नहीं, वो नहीं था। इस साल जो बच्चों ने जो दिखाया ना, ऐसा लगा कि ये अंडर 14 नहीं है यार, ये अंडर 18 के बच्चे हैं करके। तो उस लेवल का जो हमें फील दिलाया ना जो बच्चों ने कंपटीशन दिखाया जो ना, उससे हम बहुत अमेज है और बहुत खुश है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो सर जो क्या एसोसिएशन की आने वाले वर्षों में अन्य जो एज कैटेगरीज है जो उसमें नए टूर्नामेंट्स या कब आयोजित करने की जो योजना है सर कोई? अब ऐसा है कि स्पॉन्सर्स की कमी नहीं है हमारे पास ना। ओके सर। तो इस साल जैसे स्पीति कप के लिए हमारे पास 2 स्पॉन्सर थे, तो लेकिन हमने किसी को कमिट किया हुआ था तो स्पीति कप जूनियर उसी को देना पड़ा। तो अगले साल सोच रहे हैं कि अंडर 16 का एक कप और प्लस एक सद्भावना कप जो आर्मी की तरफ से हमने लास्ट 2 ईयर कराया था और इस साल छूट गया, तो वो भी शायद अगले साल से हम सद्भावना कप भी कराएंगे सर। ओके सर। तो जैसे हम सबको पता है कि आइस हॉकी एक काफ़ी महंगा खेल है, तो कई स्थानीय जो क्लबों में अभी भी उचित जो इक्विपमेंट्स हैं, जो संसाधन हैं, उनकी कमी है सर। तो एसोसिएशन इस जो चुनौती से निपटने और भविष्य में युवा खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं सर? ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि एसोसिएशन धीरे धीरे सामान इकट्ठा कर रहा है ना। पहले हमारे पास 15 स्केट थे जिससे हमने 60 बच्चों को सिखाया, है ना। तो फिर अब हमारे पास एक इक्विपमेंट था, उससे 2 टीम, एक सेट ऑफ इक्विपमेंट था, उससे 2 टीम मतलब खेलती थी, मेंस और वुमेन्स दोनों टीम शेयर करके खेलती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, हम चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि जैसे हर एक क्लब की बात है तो हर एक जोनल क्लब में एटलीस्ट डैशर बोर्ड लगे होने चाहिए, फुल 2 टीम का सेट होना चाहिए इक्विपमेंट, ताकि चोट चाट ना लगे, प्रॉपर प्रैक्टिस हो हर एक जोन में। तब जाके काजा में जब वो आएंगे तो प्रॉपर टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा है कि बाकियों के पास, बेचारों के पास डैशर बोर्ड भी नहीं है, इक्विपमेंट भी नहीं है, हेलमेट तक नहीं है उनके पास, है ना। बिना हेलमेट के, बिना कुछ के, सिर्फ स्केट और स्टिक पकड़ के वो लोग आइस हॉकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। वो फुल फ्लेज में नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है, यहाँ धक्का मुक्की चलता है, तो वो धक्का मुक्की से वो लोग वाकिफ नहीं है, मतलब वो लोग पता नहीं है। जब काजा आते हैं वो इक्विपमेंट पहनते हैं तो काजा के बच्चे तो धक्का मुक्की में माहिर है। तो उस तरह से काजा वाले हमेशा जीत जाते हैं है ना। तो कल दिन को अगर हम डैशर बोर्ड से लेके इक्विपमेंट हर जगह बांट दिया, प्रोवाइड करा दिया, तो मैं बोलता हूँ फिर जाके देखने का नजर अलग ही होगा मजा। ओके सर। तो इस मतलब जो गेम है आइस हॉकी, उसका लेवल भी स्पीड में काफी बढ़ जाएगा। हाँ जी। ओके सर। पर वो टाइम लेगा थोड़ा, टाइम तो, क्योंकि ये एक इक्विपमेंट सेट जो है टीम का वो 20 लाख रुपए का है, और इसमें गोली का सेट अकेला अगर आप अच्छा क्वालिटी के लोगे तो 4-5 लाख का तो गोली का सेट अकेला है। बिल्कुल सर, बहुत महंगा खेल है। ओके सर। तो जैसे नए आइस हॉकी रिंग के लिए लगभग 72.6 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना चल रही है, जिसमें सर सोलर बैकअप्स होंगे और आपकी प्रोफेशनल लाइटिंग्स होगी। तो नेचुरल आइस से लेकर एक हाई टेक एनेबल्ड फैसिलिटी की और ये बदलाव स्पीति में इस खेल को सर किस तरह से बदल देगी? बहुत, मैं तो बोलता हूँ बहुत ज़्यादा। और इस खेल का लेवल और मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स भी बढ़ेगा, बट ये है कि हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सबसे फर्स्ट बेस्ट पार्ट क्या होगा कि हमारे बच्चे जो है कंटिन्यू थ्रू आउट द सीजन ईयर, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। प्लस जो टूरिज्म पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि गर्मियों में भी जब आपको यहाँ पर आइस स्केट करने को मिल रहा है ना, तो सोचो कितने एक टूरिस्ट और अट्रैक्ट होके आएंगे स्पीति, है ना।
और हिमाचल में इकलौता बनेगा, सबसे पहले यहीं बनेगा। बिल्कुल सर। तो हमारे पास सबसे पहले आएंगे, है ना, और हमारा नाम सबसे पहले होगा। बिल्कुल सर। तो ये बहुत सारी चीज़ों में चेंज करने वाला है हमें ना। सर। और लेवल ऑफ जो स्पोर्ट्स का, जो अभी तक लाहौल स्पीति बहुत कम स्पोर्ट्स में भागीदारी है स्पीति का ना। तो मैं बोलता हूँ कि ये जैसे ही स्टेडियम बनेगा उसके बाद जो स्पोर्ट्स का लेवल होगा जो स्पीति में, वो बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो सर अंत में, जैसे आज काजा के रिंग में सैकड़ों बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, खासकर